हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा जारी किया गया बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर है उसके शुरुआती जो 2 सेक्शन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के साथ हम कई सारे और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो और साथ के साथ डिस्कस होंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाली एग्ज़ाम में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए बगैर समय गवाए शुरू करते हैं। सेक्शन ए जो है उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, जो सबसे पहले जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पराग कणों की बाहरी भित्ति किस कार्बनिक पदार्थ की बनी है। आपसे पूछा है पराग कण जो होता है, पोलन ग्रेन जो होता है, उसकी जो आउटर सरफेस होती है, आउटर वॉल जिसे एक्साइन बोलते हैं, वो किसकी बनी होती है। तो एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ब स्पोरोपोलेनिन। यहाँ आपको ये साथ के साथ ये भी ध्यान देना है, या जो और ऑप्शन है जैसे पैक्टीन है, जैसे सेलुलोज है, ये सेलुलोज और पैक्टीन से इसका इंटाइन बना होता है। पराग कण का जो इंटाइन या अंतःचोल है वो पैक्टीन और सेलुलोज का बना होता है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। आपसे पूछा है शुक्राणु जो हमारे नर में जो है, वृषण में जो बनते हैं, उन शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है, ये पूछा है। पहला इसका ऑप्शन है सर्टोली कोशिकाएं, दूसरा है नर जर्म कोशिकाएं, तीसरा है लीडिंग कोशिकाएं और चौथा है शुक्रवाहिका। इसका सही जवाब होगा सर्टोली कोशिकाएं। इसका सही जवाब होगा सर्टोली कोशिकाएं। बाकी अगर आप यहाँ देखें तो नर जर्म कोशिकाएं जो यहाँ दिया है, ये वास्तव में जो नर जर्म या मेल जर्म सेल्स होती है, ये मियोसिस करके, अर्धसूत्री विभाजन करके स्पर्म का, शुक्राणु का निर्माण करने का काम करती है। और स ऑप्शन में जो लीडिंग सेल्स है, ये लीडिंग सेल्स जो है ये इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं भी कहलाती हैं, और इनके द्वारा जो नर हार्मोन एंड्रोजन्स होते हैं उन सब का सिक्रेशन होता है, श्रावण होता है। और शुक्रवाहिका तो एक सहायक जनन नलिकाओं में से है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है, औषधि रहित अंतः गर्भाशयी युक्ति कौन सी है। आपको बताना है औषधि रहित, मेडिसिन फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है। अंतः गर्भाशयी युक्ति को IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। और हमारी बुक में 3 तरह के इंट्रा यूटेराइन डिवाइस दिए हुए हैं, और आपके ऑप्शन है यहाँ LNG20, कॉपर टी, प्रोजेस्टासर्ट, लिप्पस लूप। तो इसका सही जवाब होगा लिप्पेस लूप। ये जो लिप्पेस लूप है ये औषधि रहित होता है, मेडिसिन फ्री होता है। बाकी यहाँ जो LNG20 दिया हुआ है और प्रोजेस्टासर्ट जो दिया हुआ है, ये हार्मोन मोचक प्रकार के IUD होते हैं, और कॉपर टी जो है वो कॉपर वाला IUD होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है। आपको यहाँ बताना है लिंग सहलग्न कौन सा रोग है, यानी कि ऐसा रोग जो गुणसूत्रों द्वारा आगामी पीढ़ी में जाता हो और उनमें भी X और Y गुणसूत्र द्वारा जाने वाला रोग यहाँ पूछा है। यहाँ आपके ऑप्शन है हेपेटाइटिस, एड्स, हेजा, हीमोफीलिया। तो इसका सही जवाब होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो X लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है, यानी कि X गुणसूत्र द्वारा ये जो है अगली पीढ़ी में जाता है, अगली पीढ़ी में फ्लो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, DNA के दोनों रज्जुक परस्पर निम्नलिखित बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपसे पूछा है कि जो DNA के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, आपसे ये पूछा है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध, दूसरा है फास्फोडाइएस्टर बंध, तीसरा है पेप्टाइड बंध और चौथा है ग्लाइकोसिडिक बंध। यहाँ DNA के जो 2 स्ट्रैंड हैं वो वास्तव में ऑप्शन होगा हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। DNA के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बाकी बॉन्ड्स की भी अगर बात करें, जैसे दूसरा ऑप्शन है फास्फोडाइएस्टर बंध, तो फास्फोडाइएस्टर बंध हमने पढ़ा था 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है।
पेप्टाइड बंध जो यहाँ दिया हुआ है, पेप्टाइड बंध तो प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ ग्लाइकोसिडिक बंध दिया हुआ है चौथा। ग्लाइकोसिडिक बंध जो है वो शर्कराओं में पाया जाता है, और हमने यहाँ एन ग्लाइकोसिडिक बंध भी पढ़ा था, जो वास्तव में शुगर और नाइट्रोजनिक क्षार के मध्य होता है, नाइट्रोजन बेसेज के बीच में होता है। तो यहाँ इसका जो सही जवाब होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दो डीएनए स्ट्रेन्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातता का सही उदाहरण है। समजातता का यहाँ उदाहरण पूछा है। समजातता क्या होती है? जिसमें जो अंग जो होते हैं उनकी आंतरिक संरचना समान होती है। हो सकता है उनके कार्य अलग अलग रहें, लेकिन आंतरिक संरचना और उनकी पूर्वजता समान होती है। ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। और यहाँ इसका जो सही जवाब होगा वो मानव, चीता और व्हेल के अग्रपाद होगा पहला। इसका डायग्राम भी हमारी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संक्रामक रोगों का सही समूह है। यहाँ आपसे संक्रामक रोग पूछे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हो, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। आपके ऑप्शन है निमोनिया, टाइफाइड, कैंसर। यहाँ ध्यान दीजिए, कैंसर जो है वो किसी तरह का कोई संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो। तो यहाँ जिस भी ऑप्शन में आपको कैंसर दिखे वो ऑप्शन वैसे ही गलत होगा। जैसे एड्स, कैंसर, पेचिस, सह जो है ये भी गलत हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है निमोनिया, पेचिस और एड्स। चौथा ऑप्शन है मलेरिया। मलेरिया जो है वो भी संक्रामक रोग नहीं होता है। तो यहाँ सही जवाब होगा ब, निमोनिया एक संक्रामक रोग है। पेचिस या डिसेंट्री और एड्स ये भी संक्रामक रोग होते हैं। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बीओडी का पूरा नाम है। बीओडी का पूरा नाम यहाँ पूछा है, और बीओडी के जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ये गलत है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी वर्ड नहीं है, ये भी गलत है। सह है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो सह होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ एक चीज़ आपको नोट करनी है, मैंने बहुत सारे बच्चों में एक चीज़ देखी है, जो बीओडी का नाम याद करते समय बी से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलने लग जाते हैं। ध्यान रखना है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होता, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो बी से यहाँ बायोकेमिकल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक? तो देखो, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में हमेशा अपघटक, डीकम्पोजर होते हैं। हमने पढ़ा है कि अपघटक जो होते हैं वो हर एक श्रृंखला के हर एक पोषण स्तर से जुड़े हुए होते हैं और हमेशा संख्या में सभी से ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो इसका सही जवाब होगा अपघटक या डीकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आणविक कैंची किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए पॉलीमरेज और टोपोआइसोमरेज। इसका सही जवाब होगा ब, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। यहाँ और अगर एंजाइम्स की बात करें, डीएनए लाइगेज तो ये तो डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए सिंथेसिस से रिलेटेड है। टोपोआइसोमरेज जो है वो डीएनए कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करने का काम करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है? आपसे पूछा है कि जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो किस जीवाणु से प्राप्त करते हैं? आपके ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, इकोलाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो इसका सही जवाब होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त करते हैं। यहाँ जो ब ऑप्शन में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस है, उस राइजोजीनस से RI प्लाज्मिड प्राप्त करते हैं, RI प्लाज्मिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समष्टि का गुण है। यहाँ आपको पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी पूछी है और आपके ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात और उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना पॉपुलेशन के ये सभी कैरेक्टर है, जन्म दर भी होती है, मृत्यु दर भी होती है, लिंगानुपात होता है, आयु पिरामिड होता है, ये सब हमने पढ़े हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने तप्त स्थल होते हैं। हॉट स्पॉट भारत में पूछे हैं कितने होते हैं। यहाँ स्पॉट की जो स्पेलिंग है वो गलत है, SPORT यहाँ गलत लिखा है, SPOT होगा, R नहीं होगा, ध्यान रखना, स्पॉट है ये। और आपके ऑप्शन है 4, 3, 2 और 5। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ब यानी कि 3। भारत में कुल 3 हॉट स्पॉट हैं। वर्तमान के जो डाटा है गूगल के हिसाब से वो 4 हैं, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल हमारी NCERT बुक के हिसाब से चलना है और हमारी NCERT बुक के हिसाब से भारत में कुल 3 हॉट स्पॉट हैं। और वो 3 हॉट स्पॉट हैं कौन कौन से, ये हैं पहला पश्चिमी घाट और श्रीलंका, दूसरा है इंडो बर्मा और तीसरा है हिमालय। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमारी NCERT बुक के हिसाब से पूरे विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। सीधा वाला पिरामिड हमेशा ऊर्जा का होता है और यहाँ जो सही ऑप्शन है ऊर्जा का पिरामिड, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN की लाल सूची यानी कि रेड डाटा बुक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति विलुप्त हो चुकी है। आपके ऑप्शन है डोडो, क्वेगा, थाइलेसीन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी यानी कि डोडो, क्वेगा और थाइलेसीन ये सभी IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें विलुप्त की श्रेणी में है। अब ये इस धरती पर टोटली विलुप्त हो चुके हैं, कोई भी एक भी जीव इनका जीवित नहीं है। IUCN का पूरा नाम यहाँ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, ध्यान रखिए। बाकी ये जो जितने भी जीव अभी विलुप्त हो चुके हैं जो हमारी NCERT बुक में जिनका डाटा दिया हुआ है, ये किस किस देश से रिलेटेड है ये भी आपको याद रखना है। ये जो डोडो है ये मॉरिशस से है, क्वेगा जो है ये क्वेगा अफ्रीका से रिलेटेड है, तीसरा थाइलेसीन ये ऑस्ट्रेलिया से है। इसके अलावा हमारी बुक में एक रूस से भी दिया हुआ है, रूस से है स्टेलर समुद्री गाय, रूस से है स्टेलर समुद्री गाय, स्टेलर समुद्री गाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होती है। तो इसमें लाभ हो और दूसरी जाति अप्रभावित रहे, यानी कि ना तो उसको हानि होने वाली है ना लाभ होने वाली है। आपके ऑप्शन है सहभोजिता, परभक्षण, सहोपकारिता और परजीविता। तो इसका सही जवाब होगा सहभोजिता, कमनसलिज्म। सहभोजिता कमनसलिज्म में एक को ही फायदा होता है, दूसरे को न फायदा है न नुकसान होता है। यहाँ जो परभक्षण है इसमें एक को फायदा एक को नुकसान होता है। सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। परजीविता या पैरासिटिज्म में एक को फायदा और एक को नुकसान होता है। साथ ही साथ आप इसके साथ ये और याद करें कि सहभोजिता या जो कमनसलिज्म है इसके उदाहरण बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके 4 उदाहरण हैं, चारों आपको याद करने हैं। पहला आम और अधिपादप आर्किड सहभोजिता का उदाहरण है, दूसरा वेल और बार्नेकल, तीसरा बगुला और चारण पशु और चौथा समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन और क्लाउन मछली के बीच में सहभोजिता वाला संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थानों वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। पहला है खालिस्तान परत विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। तो देखो विकासशील पराग कणों को पोषण देने वाली परत कौन सी होती है, टैपिटम। तो यहाँ इसका आंसर होगा टैपिटम। अगला है एक परिपक्व नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को, तो नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस
या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं। तो उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं हम उन्हें उत्परिवर्तन जन या म्यूटेजन कहते हैं। नेक्स्ट चौथा है एक प्रारूपी केंद्रक में हल्के अभिरंजित हुए क्षेत्र कहलाते हैं। तो हमने क्रोमेटिन में पढ़ा है, जो हल्के अभिरंजित होते हैं उन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं और जो अधिक अभिरंजित होते हैं उन्हें हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा यूक्रोमेटिन। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण की मुख्य संकल्पना है। प्राकृतिक वर्ण की ये जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, ये किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षी की प्रचुरता होती है। कोलेस्ट्रम जो माता द्वारा प्रसव के बाद में जो प्रथम दूध होता है, जो हल्का गाढ़ा और पीले रंग का जो होता है, वो जो कोलेस्ट्रम कहलाता है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी है ये पूछा गया है। तो उसमें IgA एंटीबॉडी होता है, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो एथेनॉल के उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी यीस्ट या खमीर जिसे कहते हैं वो। नेक्स्ट है काटे गए DNA खंडों को खालिस्तान विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो देखो DNA खंडों को अलग करने की विधि हमने पढ़ी थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसका सही आंसर होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोशिका कर्तोतक से पूर्ण पादप बनने की क्षमता कहलाती है। तो एक कोशिका से या कर्तोतक से अगर पूरा पादप बन सकते हैं तो उस क्षमता को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता। तो इसका सही जवाब होगा टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता। नेक्स्ट 10वां है मेघालय के खालिस्तान बहुत सी दुर्लभ पादप जातियों की शरण स्थली है। तो मेघालय जो हमारा राज्य है वहाँ अधिकांश पादपों को जो है वो देवताओं के रूप में, पवित्र उपवन के रूप में पूजा जाता है। यहाँ इसका जो सही जवाब होगा वो है पवित्र उपवन। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत दुर्लभ पादप प्रजातियों की शरण स्थली होती है। मेघालय में जो दो विशेष तरह की पहाड़ियाँ हैं जिन्हें कहते हैं जयंतिया और खासी, जयंतिया और खासी, इन दोनों की विशेष आकृति, इन पहाड़ियों की विशेष आकृति होने की वजह से ही यहाँ लगातार वर्षा होती है और इसीलिए इस राज्य का नाम भी मेघालय पड़ा है, मेघों वाला स्थान। यहाँ सबसे अधिक बरसात भी यहाँ होती है और बहुत सारे पेड़ पौधों को ये यहाँ पाले हुए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की ओर। पहला है परागण किसे कहते हैं। पॉलिनेशन की डेफिनेशन यहाँ पहुँची है तो आप लिख सकते हैं कि पराग कणों का पराग कोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये किसने दी, ये पूछा है। तो ये जो सिद्धांत है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ये सटन और बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, सटन और बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्ट्रॉन या संपार क्या है। व्हाट इज सिस्ट्रॉन आपसे पूछा है। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन DNA का वह खंड है जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोडिंग करता है, कूट लेखन करता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूली विकिरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो एडाप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण के उदाहरण हैं, एक तो डार्विन की फिंच है और आप साथ ही एक और याद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल्स हैं वो भी एडाप्टिव रेडिएशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है समवर्तीता की परिभाषा लिखिए। एनालॉगी क्या होती है, समवर्ती अंग क्या होते हैं, ये आपसे पूछे हैं। वे अंग जिनका कार्य समान हो लेकिन उत्पत्ति और आंतरिक संरचना भिन्न हो समवर्ती अंग कहलाते हैं तथा इस कंसेप्ट को समवर्तीता या एनालॉगी कहते हैं, जैसे पक्षियों के और कीटों के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है। तो टाइफाइड किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसकी जांच होती है
या जो टेस्ट होता है, जो डायग्नोसिस होती है, वो है विडाल टेस्ट या विडाल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कूट AUG किस एमिनो अम्ल को कोडित करते हैं? तो ये जो AUG है ये मिथियोनिन एमिनो अम्ल को कोडित करता है, मिथियोनिन को कोडित करता है। यहाँ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताने हैं स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन से लाभदायक जीवाणु होते हैं? दही में जो जीवाणु होते हैं उनके नाम पूछा है। तो दही में होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। दही में विटामिन B12 की बहुत अधिक प्रचुरता होती है और दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है।